अस्सलामुअलैकुम। सो वेलकम टू अनदर टॉपिक ऑफ HPSC टेक्नोलॉजी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं डेट इज़ रेफ्रिजरेंट्स, और हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेंट्स क्योंकि देखें हमने ओवरऑल सिस्टम तो पढ़ लिया, बट नो सिस्टम कैन रन विदाउट रेफ्रिजरेंट। अच्छे रेफ्रिजरेंट की क्या कह लें कि प्रॉपर्टीज़ हैं, और गिवन जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग है उसके हवाले से भी हम डिफरेंट फैक्टर्स को यहाँ नोट कर रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। और 1994 से पहले हमारे पास जो है डाइफ्लोरोमीथेन या R12 जो है रेफ्रिजरेंट यूज़ होता था। इसको जो है फिरॉन 12 भी कहा जाता था, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। इनफैक्ट जो अभी भी हमारे जो पुराने हाउस होल्ड फ्रिजेज़ हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं या फिर एसीज़ हैं, वो भी CFC यूज़ कर रहे हैं। बट R12 जो है वो 1994 में बैन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स। हो क्या रहा था कि यहाँ से जो एटम्स रिलीज़ हो रहे थे, अभी आगे चल के हम कवर भी करेंगे, बेसिकली हमारी जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट कर रहा था। आपने अगर इफ़ यू फॉलो द न्यूज़, और अगर जो है आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अगर आप लो उसमें, तो आपको आइडिया होगा कि जो हमारा एंटार्क्टिका और जो ऑस्ट्रेलिया वाला कॉन्टिनेंट है, इसके गिर्द बहुत ज़्यादा डिप्लेशन वहाँ हो रही थी, और जिसकी वजह से आप अगर आपके शायद दिल में हो कि जो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसमें स्किन कैंसर के बहुत ज़्यादा जो हैं केसेस सामने आए, वो उसकी वजह यही थी कि आपके पास जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हुई हुई है। सो इसको रिप्लेस किया था जी हमने R134A के साथ, जो कि जिसका लोअर है ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल। ये भी अभी आगे चल के कवर होगा। जो ओल्ड R12 सिस्टम थे वो सिंपली जो है हमने R134A से रिप्लेस कर दिया था, और जो है यानी कि एक बार फ्लशिंग उसकी कर दी, यानी कि थ्रू एक बार पूरा जो है वो सर्किट में से रेफ्रिजरेंट पास ऑन करा दिया, और जो है सिंपल फिल्टर ड्रायर जो है चेंज कर दिया। ठीक है। जो मिनरल ऑयल या फिर जो कंप्रेसर ऑयल था उसको जो है रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ताकि R134 के साथ कंपैटिबल, और इस तरह जो है हम उसको चला रहे थे। रेफ्रिजरेंट्स जो हैं दे आर द वाइटल वर्किंग फ्लूइड इन आवर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम वेयर इट इज़ नॉट वांटेड एंड डिस्पोज इट इन अनदर एरिया। सो बेसिकली जो हमने हीट ट्रांसफ़र करनी है एयर कंडीशनिंग सिस्टम में या रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जानी, सो ट्रांसफ़र मीडियम बेसिकली हमारे पास रेफ्रिजरेंट ही होता है। Due to several environment issues such as ozone layer depletion, global warming, और जो है and their relation to the various refrigerants used, the selection of suitable refrigerant has become one of the most important issues in recent times. प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स वो रेफ्रिजरेंट्स हैं जो कि बेसिकली डायरेक्टली एज अ वर्किंग फ्लूइड यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, व्हेन यूज्ड इन कंप्रेशन और अब्जॉर्प्शन सिस्टम, दिस फ्लूइड्स प्रोवाइड रेफ्रिजरेशन बाय अंडरगोइंग फेज चेंजेस प्रोसेस इन द एवेपोरेटर। आपके बिल्कुल जो है हमने इसको बहुत एक्सटेंसिवली कवर भी किया है कि बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे पास एवेपोरेटर है, ठीक है, या फिर कंडेंसेशन है, वहाँ आपके पास टेम्परेचर सेम रहता है, स्टेट चेंज हो रही होती है, लेटेंट हीट आपके पास जो है वो उसमें चेंज आ रहा होता है। सो जहाँ लेटेंट हीट इन्वॉल्व है, इसका मतलब है कि जो भी फ्लूइड है, वर्किंग फ्लूइड है, वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। उसके अलावा जो है हमारे पास सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट भी हैं, जिस तरह हमने एब्जॉर्प्शन सिस्टम में देखा कि आप लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन में आप लिथियम ब्रोमाइड भी यूज़ कर रहे हो और वाटर भी यूज़ कर रहे हो। सो जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स हैं, एज द नेम इम्प्लाइज, द सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स आर दोज लिक्विड्स विच आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स आर ऑल्सो नोज अंडर द नेम ऑफ ब्राइन्स और एंटीफ्रीजेस। या आपने जो है अक्सर गाड़ी के रेडिएटर वगैरह में हम एक कूलेंट डालते हैं, सो डैट कूलेंट acts as a secondary refrigerant. Secondary liquid coolant can be distributed long distances without problem. ठीक है, if primary refrigerant for use flashing might occur as a result of excessive pressure drop creating operating and control problems. So इसका फ़ायदा ये होता है कि आप सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज़ करके जो हमारा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है, या उसको आप लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए मूव करा सकते हैं। अगर जो है इनकेस आपके पास वही प्राइमरी रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा है, सो हो सकता है कुछ दरमियान में फ्लैशिंग का फिनोमेना करो। फ्लैशिंग से मुराद ये है कि बेसिकली वो अपनी वहाँ एवेपोरेट होके या हीट अप होके जो है वो वेपराइज हो जाए और अपनी स्टेट चेंज कर ले। सो इसको अवॉइड करने के लिए भी हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। The second refrigerant is also useful when the primary refrigerant is toxic. For instance, ammonia refrigerant plant can be installed in a remote location with a safe secondary coolant. जिस तरह हमारे पास देखें, एक और एग्जांपल आपको दे दूँ, जिस तरह हमारे पास वाटर कूल्ड चिलर है जो कमर्शियल सिस्टम में यूज़ होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो रेफ्रिजरेंट है वो तो डायरेक्ट वही काम कर रहा है चिलर में,
बट रूम के इनसाइड जो हमने रेफ्रिजरेंट या रूम के इनसाइड जो हमारे यूनिट्स लगे उनको कैसे कूल करना, सो वो सेकेंडरी वाटर जो है हमारे पास फीड वाटर वो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के तौर पे ऐड कर रहा होता है और वो दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू द कॉरिडोर्स एंड द रूम्स। उसका फ़ायदा एक ये भी होता है कि आपने जो पाइप आपने इंस्टॉल कर दिया, सो पाइप जब फायर फाइटिंग का आपने करना है अगर किसी कमर्शियल बिल्डिंग में, सो वो आपके लिए इजी हो जाता है क्योंकि पाइप जो है वो ऑलरेडी फ्लो कर रहा है। सो इसकी वजह से ये आपको एडवांटेज भी होता है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें कि एक आइडियल रेफ्रिजरेंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, सो द रेफ्रिजरेंट शुड हैव लो बॉइलिंग एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, क्योंकि जितना लो होगा इसका मतलब है कि उतनी ज़्यादा वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और जितनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा वो कूलिंग इफेक्ट आपको देगा। इट मस्ट हैव लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई लेटेंट हीट। हाई लेटेंट हीट का यही मतलब है स्टेट चेंज करते हुए ज़्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज़ कर रहा है, सो इस वजह से वो हमें चाहिए। सो बिकॉज हाई स्पेसिफिक हीट डिक्रीजेज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर केजी ऑफ द रेफ्रिजरेंट एंड हाई लेटेंट हीट एट लो टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पर केजी ऑफ द रेफ्रिजरेंट। अभी हमने डिस्कस किया द प्रेशर्स required to be maintained in the evaporator and condenser should be low enough to reduce the material cost and must be positive to avoid leakage of air into the system. So ये भी हमने चेक करना है कि किन प्रेशर्स के ऊपर जो है हमने इसको रखना है। अब उसके बाद जो है इट मस्ट हैव हाई क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर टू अवॉइड लार्ज पावर रिक्वायरमेंट्स। सो ये भी ज़रूरी है, क्रिटिकल टेम्परेचर को और क्रिटिकल प्रेशर को हमने लास्ट लेक्चर में कवर भी किया था। यानी कि बेसिकली क्रिटिकल टेम्परेचर या प्रेशर ये वो टेम्परेचर या प्रेशर है कि अगर एक आपके पास लेट से लिक्विड है या गैस है, अगर वो टेम्परेचर अटेन कर लेता है, सो उसके बाद वो स्टेट चेंज नहीं कर सकता। आप जितना मर्जी उसमें जो है फिर आप चेंजेस टेम्परेचर वगैरह मिले हैं। लेट से जिस तरह वाटर का जो टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर दैट इज़ 373 डिग्री सेल्सियस। सो अगर आपका टेम्परेचर जो है वेपर्स का 373 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, सो उसके बाद अब आप टेम्परेचर रिड्यूस भी कर दें तो वो अब वेपर स्टेट से दोबारा लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट होगा। इट मस्ट हैव हाई, उसके बाद इट शुड हैव लो स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्रेसर। सो ये भी ज़रूरी है कि इसका वॉल्यूम जो है जितना वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो ज़रा कम हो ताकि आपका कंप्रेसर का साइज़ कम हो सके। और अच्छा उसके अलावा इट मस्ट हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी टू रिड्यूस द एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर इन द evaporator and condenser. Self explanatory है, it should be non flammable, non explosive, non toxic and non corrosive. इसकी एक बड़ी प्यारी सी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। लेट से जिस तरह अभी कुछ अर्सा पहले हफीज़ सेंटर में आग लगी, सो उसमें एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके पास जो लाजमी तो बहुत सारे एसीज यूज़ हो रहे हैं क्योंकि कॉरिडोर्स में ही अगर आप देखो तो कॉरिडोर्स में ही लोगों ने आउटडोर यूनिट भी रखे होते हैं। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शॉर्ट सर्किट की वजह से डेवलप हुआ, बट इतना ज़्यादा जो एक्सपैंड हुआ है वो हो सकता है कि वहाँ पुराने एसीज भी कहीं लगे हों या अक्सर जगहों पे लगे होंगे। अगर पुराने या CFC रेफ्रिजरेटर वहाँ लगे हुए हैं तो लाजमी बात है वो जो रेफ्रिजरेंट से दो वर फ्लेमेबल एज वेल एज दे वर टॉक्सिक एज वेल। सो हो सकता है कि उन्होंने इसको जो है काफ़ी कह लें कि फायर को बूस्ट किया हो जिसकी वजह से नुकसान भी इनका ज़्यादा हुआ। तो खैर डैट वाज ऑन अ साइड नोट। अच्छा उसके बाद इट शुड नॉट हैव एनी बैड इफेक्ट्स ऑन द स्टोर्ड मटेरियल और फूड व्हेन एनी लीक डेवलप्स इन द सिस्टम। देखें अब रेफ्रिजरेटर में हम हाउस होल्ड में यूज़ करें और गैस लीकेज अगर हो सकती है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर इन केस कुछ ऐसा हो जाए तो जो फूड वहाँ स्टोर्ड है उसको कोई नुकसान पहुँचे। ओके उसके अलावा it must have high miscibility with the lubricating oil and should not have reacting properly with the lubricating oil in the temperature range of the system. So basically रेफ्रिजरेंट ऐसा होना चाहिए कि जो हम कंप्रेसर ऑयल या लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करें उसके साथ वो परफेक्टली मिक्सेबल हो, यानी कि बेसिकली उसके साथ मिक्स हो जाए, बजाय इसके कि वो दोनों जो हैं उनके दरमियान लो अफिनिटी हो। और जो है उसका जो टेम्परेचर रेंज है आपके पास लुब्रिकेटिंग ऑयल की उसके अंदर ही रेफ्रिजरेंट को ऑपरेट करना चाहिए। सो कुछ इस तरह से आपने चूज़ करना है। इट शुड गिव हाई COP इन द वर्किंग टेम्परेचर रेंज। लाजमी बात है यही देखें हमारा जो मेन एम है वो यही है कि हमने टेम्परेचर रेंज को रखने के मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं कि इट मस्ट बी रेडली अवेलेबल एंड इट मस्ट बी चीप ऑल्सो। सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है भी। चार टाइप के जो हैं हमारे पास रेफ्रिजरेंट्स होते हैं। हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट्स हैं, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स हैं, एजियोट्रोप्स हैं और इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स हैं। सो वन बाय वन इनको हम लेके चलेंगे।
अच्छा, उसके बाद जो नॉमेनक्लेचर है रेफ्रिजरेंट का वो कैसे डिसाइड किया जाता है। सो जो भी रेफ्रिजरेंट हैं दे आर डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल आर और उसके बाद नंबर होते हैं एक्स वाई और जेड। एक्स जो है x+1 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और y-1 इज इक्वल टू, यानी कि ये जो भी नंबर है यहाँ, अगर लेट से मैं बात करता हूँ कि R404 है, सो 404 का क्या मतलब है कि x+1 यानी कि उसमें 5 कार्बन एटम्स हैं और ये 0 है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एटम जो है उसमें वो 1 है, ठीक है। और इसी तरह जो लास्ट नंबर है वो है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। सो यहाँ आपके पास 4 है, सो इसका मतलब है कि जो R404 है उसमें 5 कार्बन के एटम हैं, एक जो है आपके पास हाइड्रोजन एटम है और 4 आपके पास फ्लोरीन के एटम्स हैं। इसी तरह फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें और जो बेसिकली कह लें कि जो बैलेंस है, ठीक है, वो आपको बता रहा है कि इसमें क्लोरीन एटम्स किस तरह। ये हम इस एग्जांपल से देख लें, जिस तरह R22 है, R22 में देखो तो आपके पास यहाँ फर्स्ट डिजिट आपके पास यहाँ 0 है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए 1। इसी तरह y जो है अब आपके पास ये 2 है, सो इसका मतलब है हाइड्रोजन एटम जो है वो आपके पास 2 - 1 1 है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास यहाँ देखो Z आपके पास 2 है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जो फ्लोरीन एटम्स हैं वो है 2। और द बैलेंस कैसे होगा कि जो हमारे पास ये टोटल जो एटम हैं, ठीक है, 2 + 2 ये 4 हो गए। सो 4 में से आप माइनस करोगे हाइड्रोजन एटम और फ्लोरीन के एटम्स, ठीक है। सो आपके पास क्लोरीन के एटम निकल आए कि 4 - 1 सॉरी 4 - 1 - 2, सो क्लोरीन के एटम्स आपके पास आ गए 1। सो इसका जो हमारे पास जो फार्मूला बनता है, केमिकल फार्मूला, वो सिंपल देखो, कार्बन एटम एक C, उसके बाद H भी1, उसके बाद आपके पास जो क्लोरीन है क्लोरीन आपके सॉरी नॉट क्लोरीन, फ्लोराइड देख लो। सो फ्लोराइड आपके पास 2 है, ठीक है, और उसके बाद जो बच गया वो आपके पास है क्लोरीन। सो इस तरह जो है ये रेफ्रिजरेंट के नाम यानी कि रखे जाते हैं और ये इस केमिकल फार्मूला हम यहाँ से कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको एक और ये भी रीज़न है कि आपके पास जो कार्बन एटम्स हैं वो बेसिकली उसके जो कार्बन एटम है बेसिकली 4 एटम्स को अपने पास जो है यूँ कर सकता है। सो अगर हम इसकी बात करें R404 की अगर हम बात करें, सो हमें ये पता लग गया कि जो फ्लोरीन है, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ 4 है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन एटम जो है वो हमारे पास है 1, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ जो कार्बन एटम है वो आपके पास है 5, ठीक है। सो C5H4 और H और F4। अब जो बैलेंस है, जो अमाउंट अब रह गई है, वो बेसिकली इंडिकेट करेगी कि आपके पास कितने जो हैं एटम हमारे पास यहाँ रहते हैं। अच्छा, ऐसे है कि जो हमारे पास यहाँ जो R404A है जो हमने यहाँ लिया था, वो बेसिकली ब्लेंडेड मिक्सचर है R12 का, R22 का और एक और उसमें रेफ्रिजरेंट आता है। सो ये एग्जांपल शायद उसके केस में हमारे पास जो है ना होल्ड करे, बट हमारे पास जो ये एग्जांपल थी एटलीस्ट R22 के लिए बिल्कुल उसी तरह वैलिड है। आगे चलते हैं। अच्छा देखें, ये बेसिकली एक चार्ट है कि डिफरेंट सेफ्टी ग्रुप्स हम देते हैं, अलॉट करते हैं रेफ्रिजरेंट्स को। अगर तो वो लेट से अगर तो उनके हाईली फ्लेमेबल है, यानी कि आग उनको लग सकती है, ठीक है, सो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। और यहाँ देख रहे हो इसके अगेंस्ट आपके पास टॉक्सिसिटी चल रही है कि अगर वो हायर फ्लेमेबल है और हायर टॉक्सिक है, सो वो ग्रुप B3 में है। अगर लोअर फ्लेमेबल है सो वो आपके पास यहाँ B2 में होगी, ठीक है, या फिर B12 जो है यहाँ आपके पास आएगा। और अगर आपके पास यहाँ फ्लेम नहीं है और मगर जो है उस टॉक्सिसिटी है, सो वो B1 है। इसी तरह जिस तरह लोअर टॉक्सिसिटी है वो देख रहे हो A1 A2 A3 यूँ चल रहा है आपके पास। सो ये एक इनिशियल एक कह लें कि चेक होता है कि आपका रेफ्रिजरेंट किस कैटेगरी में है। उसके बाद यहाँ देख रहे हो कि डिफरेंट यहाँ रेफ्रिजरेंट्स हैं जिनके केमिकल फार्मूलाज भी मेंशन्ड हैं और उनकी सेफ्टी क्लासिफिकेशन भी है। जिस तरह आप वाटर के देखो तो वो A1 है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड देखो वो भी A1 है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो तो आपके पास जो अमोनिया है वो टॉक्सिक है, अभी हमने इसको डिस्कस भी किया, सो वो देख रहे हो ग्रुप B2 में आता है, एंड सो ऑन।
उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात कर लेते हैं कि जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या हैं. सो दीज आर सब्सटेंसेस कंटेनिंग क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन, also classified as halocarbons, that is the compound that contain the atom of carbon and halogen atoms. ठीक है, हेलोजन यानी कि जो हमारे पास ये क्लोरीन, फ्लोरीन वगैरह ये जो पूरा ग्रुप है एटॉमिक जो हमारा टेबल है उसमें पूरा जो कॉलम है, तो बेसिकली वो तमाम हेलोजेंस कहलाते हैं. तो द फॉलोइंग आर सम ऑफ द CFC रेफ्रिजरेंट्स विद देयर केमिकल कॉम्पोजिशन. इसमें देख लो R11 है, R12, R13, 14 वगैरह इनके 13, 113 या 114 इनके डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं गिवन है आपको. सो CFCs जो हैं अब कम्प्लीटली वैसे बैन हो चुके हैं टू यूज़ और प्रोडक्शन विद इन ऑल कंट्रीज़ कवर्ड बाय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ये बेसिकली 1994 में साइन होता, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है. ये अलहदा बात है कि अभी भी हम कम्प्लीटली शायद उसको फेज़ आउट नहीं कर पाए, अभी भी कहीं ना किसी कैपेसिटी में ये यूज़ हो रहा है. अच्छा जी, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं जी? दीज आर सब्सटेंसेस कंटेनिंग हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन. HCFCs have replaced CFCs as a refrigerant, being less harmful to the environment. The following are some HCFC refrigerants with their chemical composition. R22 है, फिर R31 है, फिर R123 है, R124 है. जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये भी देखिए जनवरी 2010 में बैन हो चुके हुए हैं. अच्छा, इसमें डिफरेंट जो है आप देखो यहाँ हमारे पास डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स हैं. इसमें आप देख रहे हो कि नॉर्मली ये कलरलेस हैं और अडरलेस गैसेस हैं, केमिकली अनरिएक्टिव हैं. ठीक है, कुछ रेफ्रिजरेंट्स जो हैं वो आपके पास यहाँ आपके सामने आ रही हैं. ठीक है, सो अच्छा, उसके बाद ओजोन लेयर पे आ जाते हैं. ओजोन लेयर बेसिकली क्या है? ओजोन लेयर एक आइसोटोप है ऑक्सीजन का, यानी कि जो हमारे नॉर्मल जो एयर है वो बेसिकली O2 कहते हैं उसे, मगर जो ओजोन लेयर है वो आपके पास यहाँ 3 ऑक्सीजन के एटम मिलके O3 या ओजोन बनाते हैं. सो ओजोन आइसोटोप है जी ऑक्सीजन का विद 3 एटम्स इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 2. इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग गैस विच इज़ क्रिएटेड बाय हाई एनर्जी रेडिएशन फ्रॉम द सन. The greatest concentration of ozone is found from 20 km to 50 km above Earth, forming a layer in the stratosphere which is called ozone layer. तो ये तकरीबन 12 से 50 किलोमीटर के दरमियान जो है बेसिकली ये हमारी एक लेयर होती है. ठीक है, सो दिस लेयर फॉर्म्स अ सेमी परमेबल ब्लैंकेट विच कवर्स द अर्थ बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन. सो जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनको बेसिकली ओजोन लेयर रोकती है. इन द अर्ली 70s सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था जब साइंटिस्ट ने ये देखा कि जी ओजोन लेयर जो है वो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में कम हो रही है. जबकि इन्होंने खैर इन्वेस्टिगेट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसी तरह देखा थ्रू एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट से हमने ये नोट किया. They postulated a theory that exceptionally stable chlorine containing fluorocarbons could over time migrate to the upper reaches of the atmosphere and can be broken by intense radiation and release chlorine atom responsible for catalytic ozone depletion. हो क्या रहा था कि हमारे पास ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे, लेट से आपके रेफ्रिजरेंट लीक हो गया या कुछ इस तरह का कोई भी इशू हुआ. ठीक है, सो क्या होगा, ये गैस जो है अब इसने अपवर्ड मूव किया टुवर्ड द एटमॉस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में जाके अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो बेसिकली जब क्लोरीन एटम्स पे पड़ेगी सो क्लोरीन अलहदा हो जाएगा और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा. सो जिसकी वजह से ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, सो वो वैक्यूम बन गया. तो इस तरह जो है ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी. अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है सो हमारे क्या क्या नुकसान आता है? देखें, इंसानों के लिए स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया में, मैंने आपको बताया. ठीक है, उसके बाद स्नो ब्लाइंडनेस है. ठीक है, या फिर कैटरेक्ट एक और बीमारी है वो हो सकती है, या फिर हमारी इम्यूनिटी कम हो सकती है. ठीक है, डिजीज़ वगैरह के अगेंस्ट, मलेरिया वगैरह के अगेंस्ट जो हमारी इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है. अच्छा, प्लांट्स के लिए भी लाजमी बात है, ये नुकसानदेह है कि उसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन की वजह से प्लांट का साइज़ कम हो रहा है, लोअर प्रोडक्शन आपके पास कम आ रही होगी, टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी प्लांट्स की और वो अपनी इनिशियल जो फॉर्म थी वो चेंज कर चुके होंगे. लेट से पहले अगर हम कहते हैं कि जी नीम के दरख्त वगैरह वो अच्छी खासे सायादार है और अच्छे खासे बड़े, तो शायद हो सकता है कि वो अपनी फॉर्म चेंज कर लें, वो शायद इतने सायादार ना हो या वट. उसके बाद जो मरीन लाइफ है उनको भी नुकसान है, मसलन जो प्लैंकटन या जुवेनाइल फिश है या फिर क्रैब्स या श्रिम्प्स वगैरह हैं उनकी भी लाइफ इससे जो है कह लें कि कम होती है, उनकी प्रोडक्शन इससे कम हो सकती है. सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जी साइन किया गया 1987 में, ये सबसे पहले अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. आफ्टर मच डिस्कशन मोर देन 197 कंट्रीज हैव रेटिफाइड इट एज ऑफ मार्च 2014.
पाकिस्तान ने जो है इसका कह लें कि इसको हम सिग्नेटरी हम इसके बने, और इसके साथ जो है लंदन में एक मीटिंग हुई जिसके बाद कुछ अमेंडमेंट की गई 18 दिसंबर 1992 को। उसके बाद कोपेनहेगन में कुछ अमेंडमेंट्स हुई 1995 में, और फिर मॉन्ट्रियल एंड बीजिंग अमेंडमेंट्स इन 2 सितंबर 2005। सो जो पाकिस्तान जो है वो बेसिकली एज अ मेंबर फुल टाइम मेंबर है इसमें, ठीक है। और कह लें कि रिसेंट हिस्ट्री में यूएन के थ्रू अगर कोई सक्सेस स्टोरी है जिसमें तमाम कंट्रीज़ ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, सो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही है। इसमें बेसिकली हमने ये डिसाइड किया था कि जी जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं वो CFCs जो है 1995 तक एंड करेंगी, और जो टोटल फेज़ आउट है वो 2010 तक कर जाएगा, बट लाजमता हमारे यहाँ यूज़ हो रहा है। उसके बाद हेलोजेंस हैं, 1993 में हमने जो है डेवलप कंट्रीज़ ने फेज़ आउट कर दिया है, और 2010 तक डेवलपिंग कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान हमने ये करना था। खैर वो 2020 भी गुजर गया नहीं है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो टोटल फेज़ आउट 2020 से करना था, और इसमें जो है इनफैक्ट ओवरऑल एज अ वर्ल्ड जो है हम इसमें फ़ेल हो गए, क्योंकि आज भी आपके पास जो रेफ्रिजरेंट्स हैं ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। जो R134A है सबसे कॉमन यूज़ हो रहा है। इसका इन्होंने रिप्लेसमेंट एक निकाली है, मेरे ख्याल में HFZ1, एक मिनट, 1234 नहीं, एक मिनट रुकें, उसका नाम मेरे ख्याल में R 1234ZE के नाम से, या HFZ 1234ZE के नाम से। ये रिसेंटली अभी ये लॉन्च हुआ है, या R&D से अब प्रोडक्शन में आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ, बट इसको टाइम लगेगा कि ये प्रॉपर उस तरह प्रोडक्शन में आए। सो इसको कंप्लीट हमने टोटल फेज आउट करना है जी बाय 2040 इन डेवलपिंग कंट्रीज़। इसके बाद यहाँ देख रहे हो कि आपके पास डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स हैं और उनका ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल है कि वो किस हद तक जाके आपके पास जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुँचाते हैं। सो R11 है, ठीक है, जो कि बेसिकली हमारे पास यूज़ हो रहा था 200 से 2000 टन की कैपेसिटी के लिए, लो फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह, और नॉन क्रोसिव था। ये इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी। R12 बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, अब तो खैर हमने इसको रिप्लेस कर दिया बाय R134A। सो ये ज़्यादातर हमारे पास एयर कंडीशनिंग में यूज़ हो रहा था, फ्रीज़र्स, आइसक्रीम वगैरह वहाँ। अब इसी तरह देखो R13 है, ये लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन है, यानी कि तकरीबन अप टू -90 डिग्री सेल्सियस इन कैस्केड सिस्टम या सिंपल जो क्लोज सिस्टम है। ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल इसका ज़्यादा, जिस तरह कोरोना की वैक्सीन का फाइज़र ने जो बनाई है, अब आपको पता है वो स्टेबल ही तकरीबन -80 डिग्री सेल्सियस एंड बियॉन्ड है, सो उसके लिए ये रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा होगा। इसी तरह R113 है, स्मॉल टू मीडियम एयर कंडीशनिंग सिस्टम। R114 है हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर्स में। उसके बाद हमारे पास R502 है विच इज़ अ ब्लेंड या फिर मिक्सचर ऑफ R22 एंड R115। फ्रोज़न फूड आइसक्रीम डिस्प्ले केसेस, ठीक है, या वेयर हाउसेज वगैरह, या फिर फूड फ्रीजिंग प्लांट्स वगैरह जो हैं वहाँ हमारे पास ये यूज़ होता है। अच्छा, currently जो है the environment friendliness of the refrigerant is a major factor in deciding its usefulness. important environmental and safety प्रॉपर्टीज़ जो उनमें से शामिल है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल है। अकॉर्डिंग टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड बी ज़ीरो, दैट इज़ दे शुड बी नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। सो अभी तक ऐसा कोई नहीं आया कि जी ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल उसका बिल्कुल ज़ीरो हो, थोड़ा बहुत लाजिम होता होगा, बट जो बहुत ज़्यादा जिनका ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल 1 था, या फिर आप कह लें कि 1 स्टैंड्स फॉर के कितना मैक्सिमम डैमेज वो ओजोन लेयर को दे रहा है, सो उसको जो है हमने बेंचमार्क रखा था। तो उसमें देख रहे हैं R11 R12 जो हैं बेसिकली फ़ेज़ आउट हो गए हैं। R22 को हम फ़ेज़ आउट करने जा रहे हैं, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि R22 भले हमने फ़ेज़ आउट ऑन पेपर कर दिया, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनफैक्ट जो कंप्रेसर्स जो बना रही हैं कंपनीज़, वो अभी भी R22 के लिए काम कर रही हैं। R22 गैस अभी भी प्रोडक्शन में है, ठीक है। Ozone depletion potential mainly depends on the presence of chlorine or bromine in the molecules. Refrigerants having either chlorine या फिर bromine cannot be used under new regulations, but still ये use हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो है बेसिकली कह लें कि ये भी इफेक्ट है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट्स वगैरह की वजह से। तो ओजोन डिप्लीट हो रही, ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? बेसिकली रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली contributing to global warming when released to the atmosphere. Indirect contribution based on the energy consumption among the others compressors, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास पावर स्टेशन वगैरह में
प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उसमें कंप्रेसर्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं सिस्टम में ओवरऑल में कूल डाउन करने के लिए। सो इनडायरेक्टली ये भी सिस्टम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, द रेफ्रिजरेंट शुड आल्सो हैव अ लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एज पॉसिबल एज टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। रेफ्रिजरेंट्स जिनका अगर ज़ीरो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल है बट उनकी अगर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हाई है, लाइक जिस तरह 134A है, आर लाइकली टू बी रेगुलेटेड इन फ्यूचर, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया। उसके बाद एक और फैक्टर है टोटल इक्विवेलेंट वार्मिंग इंडेक्स। द फैक्टर TEWI कंसिडर्स बोथ डायरेक्ट यानी कि ड्यू टू रिलीज इन द एटमॉस्फेयर एंड इनडायरेक्ट थ्रू एनर्जी कंजम्पशन contributions of the refrigerants to global warming. The refrigerants with a low value of TEWI are preferable from global warming point of view. अच्छा, इसमें एक और बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी डिबेट है। जो अभी हमारे पास मार्केट में अगर आप एयर कंडीशंस देखो, सो आपको अक्सर लोग जो है ना ये के क्लेम करते हुए मिलेंगे R410 हमारे पास नॉर्मल एसीज़ में यूज़ हो रही है, तो उसमें वो क्लेम करते हैं कि जी एनवायरनमेंट फ्रेंडली आपके पास गैस है और ओजोन डिप्लीशन इसमें नहीं होगी। बट इसका एक और नुकसान भी है इसको, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको खुद सर्च करो। कार्बन फुटप्रिंट जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है R410A को यूज़ करने के बाद। सो यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कार्बन आपके कई तरीक़ों से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। सो उसमें कह लें कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कार्बन फुटप्रिंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है R410A की वजह से। सो ये एक उसके नेगेटिव में जाती है बात। अच्छा, उसके बाद जो है एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर वो लाजिम बात है टॉक्सिसिटी है। हमने पहले भी बात की कि आइडियल जो रेफ्रिजरेंट है उसको नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। सो टॉक्सिसिटी इज़ अ रिलेटिव टर्म विच बिकम्स मीनिंगफुल ओनली व्हेन द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन एंड टाइम ऑफ एक्सपोजर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट्स आर स्पेसिफाइड। देखें, इसको समझने के लिए आसान तरीका यह है कि अक्सर आपने मोबाइल की एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि जी ये वाटर प्रूफ है, बट अगर आप उसकी टेस्टिंग देखो तो उन्होंने बताया होता है कि जी कितने मीटर डेप्थ में आप लेके जा सकते हैं मोबाइल को, कितने मिनट के लिए हमने जो है कह लें कि वो इसको वाटर प्रूफिंग देगा या उसे कुछ नहीं होगा। फिर इसी तरह रेटिंग होती है वाटर प्रूफ में दो तरह की हैं, एक आपके पास स्प्लैश प्रूफ है, ठीक है, एक आपके पास वाटर रेजिस्टेंट आ जाता है, दोनों कैटेगरीज भी डिफरेंट है। सो जो टॉक्सिसिटी है वो भी एक रेलेवेंट टर्म है कि डिपेंड करेगा कि आपकी कंसनट्रेशन क्या है जो अगर टॉक्सिक गैस है और एक्सपोजर कितना है लोगों का। अब जिस तरह जो लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए एक रेडिएशन की बड़ी फिक्स्ड एक अमाउंट है ईयरली के जी वो ईयरली इतनी देर के लिए एक्सपोज रह सकते हैं या इतनी देर के लिए उन्होंने काम करना है। अगर तो उनकी वो लिमिट एक्सीड हो रही है, सो जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह पे इस तरह काम कर रहे होते हैं उनको 2 या 3 महीने के लिए वो जो है उसको लीव पे भेज दिया जाता है कि उसकी जो लिमिट है वो इस साल की वो पूरी हो चुकी हुई है इन रेडियो एक्टिव जो उसने एक्सपोजर लेना था, सो वो मज़ीद नहीं ले सकता। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें स्पेसिफाई करनी पड़ती है और उसके हिसाब से ही हम कह लें कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टॉक्सिसिटी कितनी है। अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट यूज वर्सेस टोटल स्पेस, एक ये कह लें कि एक ये टर्म है जिसे हम कह लें कि लगा सकते हैं कि जी टॉक्सिसिटी कितनी होगी, या टाइप ऑफ ऑक्यूपेंसी क्या है, प्रेजेंस ऑफ ओपन फ्लेम्स, ऑर्डर ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड मेंटेनेंस कंडीशन। ये तमाम फैक्टर काउंट फॉर कर रहे हैं कि हम एक गैस को लेबल कर सकें कि आइदर इट इज़ टॉक्सिक इन दोज एनवायरनमेंट और नॉट। फ्लेमेबिलिटी लाजमी होता है, द रेफ्रिजरेंट शुड प्रेफरेबली बी नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन एक्सप्लोसिव। फॉर फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट स्पेशल प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए जी, एज लॉन्ग एज दे आर इनसाइड द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ऐसा ना होना चाहिए कि अगर आपने कुछ मिक्सचर आपने या फिर कह लें कि आपने ये डेवलप किया सिंथेटिकली, आपने जो है ब्लेंड बनाया, तो कहीं ना हो कि वो अपने अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चला जाए। उसके बाद कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, लाजमी बात है जो आप मटेरियल एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट का मटेरियल यूज़ कर रहे हो या फिर कॉपर ट्यूबिंग आप यूज़ कर रहे हो, सो उसमें उसको कॉपर के साथ नहीं रिएक्ट करना चाहिए और ये तमाम चीज़ें। उसके बाद जो है मिसेसिबिलिटी विद द lubricating oils, यानी कि basically oil separators have to be used if the refrigerant is not miscible with a lubricating oil, for example ammonia। जिस तरह refrigerant that are completely miscible with oils are easier to handle like R12, ठीक है, कि सिंपल जो lubricating oil है उसके साथ ही वो मिक्स हो गया, ठीक है, ताकि उसका फ़ायदा क्या होगा कि उसको अपने साथ फिर आगे कंप्रेसर तक वो ट्रांसफ़र करता हुआ लेता जाएगा, तो यानी कि कंप्लीट आपके पास जो सर्कुलेशन है वो आपके पास इससे पॉसिबल हो सकती है।
उसके बाद ईज़ ऑफ लीक डिटेक्शन होना चाहिए, ठीक है, जिस तरह हमारे जो घरेलू साइलेंडर्स अगर आपने यूज़ किए होंगे, सो उसमें भी हम मीथेन के साथ हम और प्रोपेन आई बिलीव हम डालते हैं ताकि जो स्मेल आती है, क्योंकि मीथेन इटसेल्फ जो गैस है, जो एलएनजी है, नेचुरल गैस जो है वो इटसेल्फ जो है वो बिल्कुल उसकी कोई ऑर्डर नहीं है, बट हम प्रोपेन वगैरह बीच में ऐड करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि लीकेज आ रही है कि नहीं, या फिर आप हीटर या चूल्हा ऑन करते हो, सो बेसिकली वो जो एक स्मेल है गैस की वो बेसिकली प्रोपेन की वजह से होती है, नॉट ड्यू टू द ओरिजिनल द मीथेन गैस। सो ये जो है कह लें कि ये भी एक वजह है कि हमारे पास या फिर कह लें कि एक क्राइटेरिया है जिसके ऊपर सिलेक्शन की जाती है। और उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज़, लाजमी बात है, इट शुड बी इनएक्सपेंसिव और इजीली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में, अगर कहीं आपको ज़रूरत है तो इजीली आप फिल कर सकें। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा डेंजरस थे, उसके फिर रिप्लेसमेंट आई हैं आपके पास हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, जिसमें R22 और R124 आता है। फिर उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं जिसमें R134A है और R152 है, या फिर उसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं नेचुरल रेफ्रिजरेंट जिसमें अमोनिया है, जिस तरह वेपर अब्जॉर्प्शन में हमारे पास यूज़ हो रहा है, या फिर हेलोकार्बन्स है। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें रेफ्रिजरेंट की, तो द थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम डिपेंड्स मेनली ऑन इट्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स, ठीक है। हाउएवर द important practical issues such as the system design, size, initial and operating cost, safety and reliability and serviceability etc. depend very much on the type of refrigerant selected for a given application. सो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप रेफ्रिजरेंट कौन सा, कूलिंग मीडियम कौन सा यूज़ करें। ड्यू टू सेवरल एनवायरमेंटल इशूज सच एज ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर रिलेशन टू वेरियस रेफ्रिजरेंट्स यूज, द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल रेफ्रिजरेंट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज इन द रिसेंट टाइम्स। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स हैं, इनको जो है हम देखते हैं, और उसके बाद जो है मज़ीद जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको देखते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स जो हैं बेसिकली CFCs के अंदर ही फॉल ये करते हैं, बट दे आर सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड एंड वर डेवलप्ड एज फेरॉन फैमिली ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। बेसिकली इसका इशू यही था कि जो सर्विसिंग के दरमियान या मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान या फिर रिपेयर वगैरह के दरमियान जो एयर में जा रहे हैं, और उसके बाद ये आपके जो ट्रोपोस्फेयर में जा रहे हैं, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है उसके साथ ये कांटेक्ट में आ रहे थे। सो लाजमी था UV रेज जब इसके ऊपर पड़ती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, सो क्लोरीन एटम्स अलहदा हो जाते थे और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते थे। इसके कुछ एग्जांपल्स में आप हमारे पास R11 R12 वगैरह हैं, ठीक है। सो अगर हम अब HFCs की बात करें, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की बात करें, ठीक है, सो ये बेसिकली जब जो है एक पॉपुलर चॉइस है, ठीक है, लाजमी बात है। अब हमने R22 वगैरह R123 से भी निकलना है, सो उसके लिए R22 को निकालने के लिए हमने जो है इस पर बहुत काम किया है, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स पे। एक रियल ज़ीरो प्रोजेक्ट है, उसकी भी जो है अभी हम बात करेंगे। R407A को रिप्लेस हमने करने की कोशिश की थी 404A के साथ। 407A आज भी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, ठीक है। 404 अपनी जगह पे, 407 अपनी जगह पे। इनफैक्ट जो 404 है वो 407 जो है वो ज़रा हायर कैपेसिटी के जो रेफ्रिजरेंट जो यूनिट्स हैं उनमें यूज़ हो रहा है, और 404 रिलेटिवली लोअर कैपेसिटी वाले में, और इसी तरह 410 भी। रियल ज़ीरो बेसिकली मीन्स के रियल रेफ्रिजरेंट एमिशंस एंड लीकेज ज़ीरो। सो ये बेसिकली रियल ज़ीरो प्रोजेक्ट है। अक्टूबर 2007 में इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन ने हाईलाइट किया था कि प्रॉब्लम जो हैं हमारे पास जो आ रहे हैं कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन टाइप रेफ्रिजरेंट की जो लीकेज की वजह से आ रहे हैं। सो लाजमी होता है रेफ्रिजरेंट लीकेज है, भले ही ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन उस तरह नहीं है, बट इनकी वजह से भी हमारे पास कह लें कि इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज इसकी वजह से जो है कह लें कि वो खारिज हो रही हैं, और इनडायरेक्टली जो है ये सिस्टम जो है कह लें कि उसकी वजह से खैर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी आपके पास आ रहा है, ठीक है। और लाजमी होता है अगर सिस्टम कोई जो है लीक कर रहा है, सो लाजमी होता है उसकी एफिशिएंसी भी कम हो रही है। सो अवेयरनेस जो है लाजमी बात है, ये जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन है डैट इज़ इस तरह के अवेयरनेस के मुतालिक सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करता है, ठीक है। यूरोपियन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस या फिर फ्लोरिनेटेड गैसेस रेगुलेशन वगैरह
जो है उसको ये खैर ये देख रहा है इंस्टीट्यूट। रेगुलेशंस का बेसिक मकसद ये है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है उसकी कंटेनमेंट, जो लीकेज वगैरह या टेस्टिंग वगैरह, यानी कि बेसिकली जो बैक एंड पे क्वालिटी एश्योरेंस है उसको बेहतर किया जाए कि ये इंसिडेंट ना हो। और इन्होंने बेसिकली कह लें कि डिफरेंट गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आप उनको फॉलो करेंगे तो जो है आप रिडक्शन आप लेके आ सकते हैं रेफ्रिजरेट लीकेज में। दिस हैज़ बीन अचीव्ड मेनली थ्रू रियल ज़ीरो प्रोजेक्ट, ठीक है, ये सारा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। उसके बाद हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें सो बेसिक इनके जो है लो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल है, पार्शली हैलोजेनेटेड कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन के साथ बेसिकली अगर आप हेलोजन एटम लगा देंगे तो वो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है। कह लें कि इसका फ़ायदा ये है कि जो इसमें जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, वो हाइड्रोलिसिस करके हम एब्जॉर्ब वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह, या इससे हेलोजेंस के साथ एक्ट करके सो उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक तरह से। मगर इसका खैर नुकसान भी है कि लाजमी होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो यहाँ भी हैं हेलोजन एटम्स तो हैं, सो वो जो हैं आपके पास यहाँ से इसी तरह जो है ये जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है इनकी भी प्रोडक्शन जो है हमने 2010 में जो है इसको कह लें कि प्रोडक्शन फ्रोज़न हमने कर दी। मसलन कि अगर बात करें कि फ़र्ज़ किया कि अगर 1 मेट्रिक टन डेली प्रोड्यूस हो रहा था तो वो 1 ही रहेगा, वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं हुई। फिर 2005 में 35% तक प्रोडक्शन इसकी कम की, 2010 तक 65% थी, बाय 2015 90% करना था और बाय 2030 इसको कम्प्लीटली फेज आउट करना था। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको 10 साल की इसमें रियायत दी गई थी। R22 की बात कर लेते हैं जो कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल जो है इसका 0.055 है, मगर इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो 1700 है, विच इज़ वेरी मच हाई। R22 की जो रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी है वो 40% ज़्यादा है बाकी रेफ्रिजरेंट्स की निस्बत, जिसकी वजह से आज भी बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। हाई प्रेशर एंड डिस्चार्ज टेम्परेचर एंड नॉट सूटेबल फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन। ज़्यादातर R22 आपको एक कंफर्ट कूलिंग वगैरह में आपको यानी कि वहाँ मिलेगा, या फिर जो बेसिक हमारे पास फ्रोज़न जो बेसिकली फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स वगैरह है उसमें यानी कि आपको ज़्यादा इन डेप्थ नहीं ये नज़र आएगा। जिस तरह हमारे पास रेफ्रिजरेशन के यानी कि जिस तरह वो मीट प्रिजर्वेशन वाले होते हैं या फिर वो मुर्दा खानों लाजमी तो वहाँ भी होता है, या फिर जिस तरह अब ये वैक्सीन को अगर जो है हमने करना होगा सो वो एप्लीकेशन नहीं है, इसकी नॉर्मल एप्लीकेशन। उसके बाद R123 है जो कि ये भी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल जो है वो 0.02 है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका 90 है। R11 की बेसिकली ये रिप्लेसमेंट थी और जो है कह लें कि इसके एटमॉस्फेयर में तो लाइफ इसकी बहुत कम है, ठीक है, मगर कार्सिनोजन है यानी कि बेसिकली ये जहर है एक तरह से, आप यूँ समझें, बहुत टॉक्सिक है ये। यानी कि अगर ये किसी कंटेन्ड एनवायरनमेंट में लीक हो जाए सो ये चोक कर सकते हैं, यानी कि आपका सांस जो है उसको कह लें कि उसमें दुश्वारी होगी जो भी बंदा वहाँ होगा। R11 का जी अल्टरनेटिव था ये। उसके बाद अगर हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की बात करें तो इनका ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल 0 है क्योंकि इसमें क्लोरीन एटम नहीं है, सिर्फ इसमें हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है। सो मगर ये है कि कुछ केसेस में ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी तक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने इसको फेज़ आउट करने की बात नहीं की। R134A R152 जो हैं वो उसके पॉपुलर कह लें कि इस कैटेगरी के अंदर ये रेफ्रिजरेंट्स हैं और थोड़े से कॉस्टली भी हैं ये लोग। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का भले ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल 0.055 था मगर इनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। टाइम होराइजन ऑफ 100 ईयर्स, 100 ईयर्स यानी कि बेसिकली इसका आप ये इसको यूँ समझ लो आपके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है कि ओके जो 1700 है इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जो है 1 kg जो है आपके पास कह लें कि R22 लीक हो तो इसका भी जो इम्पेक्ट होगा एनवायरनमेंट की ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर वो वही होगा जो कि 1700 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपने रिलीज़ कर लेते हैं, कि ये तमाम पैरामीटर जो हैं ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिलेट करते हैं, इसलिए देख रहे हो CO2 का ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है 1।
तो इस तरह से जो है बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये इसको हम रिलेट कर सकते हैं। और ये हम बेसिकली जो हीट जो इम्पैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम ले रहे हैं वो हम ओवर अ स्पैन ऑफ 100 ईयर्स ले रहे हैं कि 100 साल में वो कितना जो है उसको एनवायरनमेंट को करेगा। तो ये इस तरह से सो आप देख रहे हो अब अमोनिया का जो है लेस देन 1 है, प्रोपेन का 20 है, आइसोब्यूटेन का 20 एंड सो ऑन। सो इस तरह R410A देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये हम लोग इसे ग्रीन रेफ्रिजरेंट के तौर पे हम इसे चलाते हैं नॉर्मल एसीज में। 404A का भी ज़्यादा है बट ये भी यूज़ हो रहा है। R134A का भी ज़्यादा है, ये भी हमारे पास यूज़ हो रहा है। सो ये जो है कुछ रेफ्रिजरेंट्स हैं जो आज की मार्केट में यूज़ हो रहे हैं। 134A की बात कर लेते हैं जी। ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल 0 है मगर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1300 है। R12 का ये जो है रिप्लेसमेंट है और कुछ रेंज तक R22 की भी है। गुड परफॉर्मेंस है, मीडियम टू हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में टॉक्सिक कम है ये, बट मिनरल ऑयल के साथ जो है ये मिसेबल नहीं है। सो इसके लिए आपको लाजमी तो कुछ सिंथेटिक ऑयल डेवलप करना पड़ेगा जहाँ भी यूज़ करना है। R152A हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल 0 है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 140 है। R152A जो है वो एक और कह लें कि अल्टरनेटिव है R12 का। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है HFC 134A से कम है मगर फ्लेमेबल है। ऑल्सो इट हैज़ लोअर एनर्जी कंजम्पशन, हैज़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी प्रेफर्स HFC 152A to HFC 134A, बट बिलीव मी दिस रेफ्रिजरेंट इज़ नॉट प्रैक्टिकली वायबल, या इस तरह प्रैक्टिकली यूज़ नहीं हो रहा। जो भी सिस्टम है आपको ये वाला रेफ्रिजरेंट ही नज़र आएगा। हाइड्रोकार्बन्स पे आ जाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन जो हैं दीज आर वेरी प्रॉमिसिंग नॉन हैलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल बट एंड वेरी स्मॉल ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वैल्यूज। देयर एफिशिएंसी इज स्लाइटली बेटर देन अदर लीडिंग अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट्स। दे आर फुली कंपेटेबल विद लुब्रिकेटिंग ऑयल्स कन्वेंशनली यूज विद R12। सो जो इनिशियली हमारे पास मिनरल ऑयल्स हैं उनके साथ ही कह लें कि ये ईजिली यूज़ हो सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकी रिलायबिलिटी है। द मोस्ट कन्विंसिंग आर्गूमेंट इज द रिलायबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन सिस्टम बिकॉज ऑफ फ्यूअर कंप्रेसर फेलियर्स, बट मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन आर हाईली फ्लेमेबल, जो कि इनका नुकसान है, इनको बहुत जल्दी आग लग सकती है, एंड रिक्वायर एडिशनल सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग यूज एज रेफ्रिजरेंट्स। वर्चुअली नो रेफ्रिजरेंट लॉसेज, ठीक है, ये इनकी एक कह लें कि प्लस पॉइंट है कि इस तरह लॉसेज नहीं होते इनके। Hydrocarbons have been used since the beginning of the century and now being considered as long-term solution to environmental problems. So पहले भी back in 1900s ही हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स यूज़ होते थे, अब दोबारा जो है हम उसकी तरफ जा रहे हैं। कह लें कि हमारे पास जो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर्स हैं, फ्रीज़र हैं, उनके अंदर ये यूज़ हो सकता है। ग्रोइंग यूज़ इन वेरी स्मॉल कमर्शियल सिस्टम लाइक कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम, उनके अंदर अब ये यूज़ होने लगा है। एग्जाम्पल इसमें जो है R170 है विच इज़ इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, या फिर इन तमाम गैसेस के कोई डिफरेंट ब्लेंड्स डिफरेंट प्रोपोर्शन में हम बना सकते हैं। R290 है विच इज़ ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल इसका 0 है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका 3 है, कंपैटिबल विद कॉपर है, इसका मतलब है कि कॉपर पाइपिंग के साथ यूज़ हो सकता है। मिक्सेबल विद मिनरल ऑयल, ठीक है, जो R12 की इनिशियली हमारे पास थे वो हम वो सिंपल यूज़ कर सकते हैं। लेटेंट हीट इसकी हाईएस्ट है और लार्जेस्ट इसकी वेपर डेंसिटी है। अ थर्ड ऑफ ओरिजिनल charge only is required when replacing halocarbon refrigerant in existing equipment. So इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने किसी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट में जो है आपने ये हेलोकार्बन को रिप्लेस करना है, तो अगर लेट से आपने पहले 3 kg आपने फिल की थी गैस चार्ज, तो शायद आपको 1 kg करनी पड़े। एनर्जी सेविंग भी है इसमें 20% ड्यू टू लोअर मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर प्रेशर, क्योंकि देखें इसका फ़ायदा इसकी लेटेंट हीट बहुत हाई है, तो इसकी वजह से कह लें कि ये आपको कम चार्ज करनी पड़ेगी और इसीलिए देख रहे हैं कि एनर्जी सेविंग भी है। इसी तरह R600A है जिसका ODP 0 है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 3 है, हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड स्लोअर वेपर प्रेशर, डिस्चार्ज टेम्परेचर इसका लोएस्ट है, वेरी गुड कंपैटिबिलिटी विद मिनरल ऑयल। इसी तरह डिफरेंट आप गैसेस यहाँ देखो तो इनके ऑटो इग्निशन टेम्परेचर भी है कि अगर आपके पास सिस्टम के अंदर ये टेम्परेचर अचीव हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ इग्नाइट हो सकते हैं। R22 का कह लें कि 630, R12 का डिफरेंट है, R290 का डिफरेंट, R600 का देख रहे हो कि निस्बतन कम है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं इनके।
अगर जो है आपने अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ आपने जो है यूज़ करना है ये रेफ्रिजरेंट्स, सो बेसिकली उसके लिए हमने कुछ मॉडिफिकेशंस की थी। कह लें कि जो सिंपल जहाँ पहले कूलिंग के लिए हम रेफ्रिजरेशन अगर कहीं यूज़ कर रहे तो हमने उनको रिप्लेस कर दिया सॉलिड स्टेट, जिस तरह सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है उसी तरह सॉलिड स्टेट एक्विवेलेंट के साथ कर दिया। सील आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी कि इंश्योर करें कि कोई भी स्पार्क जो है वो लीकिंग गैस के साथ कांटेक्ट में ना आ सके। यानी कि अगर हम आउटडोर का भी अगर आपने देखा हो जो हमारा सिंपल स्प्लिट यूनिट है तो उसके जो इलेक्ट्रिक सर्किटरी है वो अलहदा से बाहर लगाई जाती है ताकि वो इन कांटेक्ट ना आए उसमें, और उस तरह से इसको हम प्लेस करते हैं कि हमारे पास जो ये कंपोनेंट हैं ये उसके लीकिंग अगर गैस लीक होती है तो उसके साथ डायरेक्ट इन कांटेक्ट ना आए। उसके बाद जो है ब्लेंड्स एंड मिक्सचर्स हैं, ठीक है, यानी कि कह लें कि कुछ रेफ्रिजरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मिक्सअप करने के लिए या ओजोन डिप्लेशन या फिर आपने ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कम करना है तो हम डिफरेंट ब्लेंड्स वगैरह भी बना सकते हैं गैसेस के। सो डिफरेंट टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट्स यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, और वो ब्लेंड्स बनाएंगे और हम वो ब्लेंड्स भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और या इसका एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि कुछ केसेस में आपके पास जो लुब्रिकेंट जो आपके पास ऑयल है उसको जो है हमने यूटिलाइजेशन के लिए भी हम ब्लेंड्स वगैरह बना सकते हैं रेफ्रिजरेंट्स के। उसके बाद आ जाता है जी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बेसिकली हमारे पास जो है ये स्टेबल मिक्सचर है आपके दो या दो से ज़्यादा रेफ्रिजरेंट का, जिसका जो है वेपर और लिक्विड फेजेस जो हैं दे रिटेन आइडेंटिकल कॉम्पोजिशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, दैट इज दे डू नॉट हैव सेपरेट बॉइलिंग पॉइंट्स बट आफ्टर मिक्सिंग दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी कि आप तो समझें कि हमने दो डिफरेंट बॉइलिंग हमने टेम्परेचर्स हमने रेफ्रिजरेंट्स ऐड कर दिए। अगर ओरिजिनली स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे कि तो दोनों के जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स है वो डिफरेंट है, बट जब आपने इनका मिक्सचर बना दिया तो अब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम हो जाएगा। मसलन R500 है, R502 आप देख रहे हो कि इसमें प्रोपोर्शन दी हुई है कि जी 73.8% R12 होगा, 26.2% जो है वो आपके पास R152 होगा, तो आपके पास R500 मिलेगा जो कि एजियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट है। इसका फ़ायदा क्या है वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, ये तो खैर हो गया एजियोट्रॉपिक। अब है जियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट। जियोट्रॉपिक या फिर नॉन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज वन whose composition in liquid phase differs to that of vapor phase. Zeotropic refrigerants therefore do not boil at constant temperature unlike azeotropic refrigerant, like जिस तरह R404A है, 407 है, 410 है। यानी कि बेसिकली ये कि इसमें डिफरेंट प्रोपोर्शन में डिफरेंट रेफ्रिजरेंट मौजूद हैं। तो होगा क्या कि एक रेफ्रिजरेंट, अब ये कंप्लीट कह लें कि उस तरह ब्लेंड इन नहीं हो होता, तो एक रेफ्रिजरेंट आपके पास पहले बॉयल हो जाएगा, दूसरा जो है उसके बाद बॉयल हो रहा होगा, तीसरा अगर है तो शायद वो उसके बाद हो रहा हो, ठीक है। सो ये इसमें चेंज है, मगर कह लें कि इसका भी एक आपके पास एडवांटेज है एक तरह से कि आप ज़्यादा हीट आप गैदर कर सकते हैं, ये इसके फेवर में जो है चीज़ें जाती हैं, ठीक है। सो जियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है इज़ नॉट ऑल दैट बैड, इसके भी कुछ जो है एडवांटेजेस मौजूद हैं। ओके, सो उसके बाद जो है हम इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स की बात कर रहे थे, जिसका कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर अमोनिया हो गया, एयर हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। से एयर का याद होगा, हमने एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ा था। वाटर हमने देख लिया, अमोनिया वेपर एब्जॉर्प्शन में यूज़ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड है वो यूज़ हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी यूज़ हो सकता है, मगर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ज़रा थोड़ा सा टॉक्सिक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं, यहाँ पीछे हमारे से हमने मिस कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड, बल्कि इनफैक्ट मैं आपको बड़ी प्यारी सी एग्जांपल देता हूँ, ये ड्राई आइस जो अक्सर आपके जो हैं यहाँ आइसक्रीम वगैरह जो लोग ये बेच रहे होते हैं, ठीक है, साइकिल वगैरह पे, वो तो वो बेसिकली क्या होता है, वो ड्राई आइस ही होती है जो कि जिसको वो एज अ कूलेंट यूज़ कर रहे होते हैं और आइसक्रीम जो है वो सेल कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ ड्राई आइस विच इज़ बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड। सो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल इसका 0 है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका 1 है, और यही बेस किया जाता है। जिस तरह कार्बन 12 जो है उसका 12 का जो नंबर है एटॉमिक नंबर, वो बेस करके हमने पूरा एटॉमिक टेबल सेट किया हुआ है। नॉन फ्लेमेबल है, नॉन टॉक्सिक है, इनएक्सपेंसिव है, वाइडली अवेलेबल है। ऑपरेटिंग प्रेशर इसका जो है कह लें कि
थोड़ा सा इसका हाई भी है, ठीक है, और जिसकी वजह से हम कह लें कि वेट रिडक्शन कर सकते हैं अपने सिस्टम की। ड्रॉबैक्स ये है कि जो ऑपरेटिंग प्रेशर है वो 80 बार आपको रखना पड़ेगा, एफिशिएंसी इसकी कम है। उसके बाद हमारे पास अमोनिया है जो कि नेचुरली भी रेफ्रिजरेंट है, नेचुरल प्रोडक्शन भी इसकी है 3000 मिलियन टन्स पर ईयर, ठीक है, जो कि डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू जो है ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कुछ फैक्ट्रीज में भी प्रोड्यूस होता है आपके पास, फिर यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन भी हमारे पास ये वेपर अब्जॉर्प्शन में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो है आप कह लें कि आप खुद भी जो है अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन यू ब्रीथ आउट वगैरह, ठीक है। सो तकरीबन 17 ग्राम्स पर डे जो है आप ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट की, तो इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और जो ODP है वो ज़ीरो है। थर्मोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी अच्छी हैं, ठीक है, स्मॉल मॉलिकुलर मास है, लार्ज लेटेंट हीट, लार्ज वेपर डेंसिटी, ठीक है, लेटेंट हीट हमें लार्ज चाहिए, वेपर डेंसिटी हमें लार्ज चाहिए, और हीट ट्रांसफ़र की कैरेक्टरिस्टिक इसकी अच्छी है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब भी करेगा और रिलीज भी कर सकता है इजीली। क्रिटिकल टेम्परेचर इसका ज़रा कम है, ठीक है, हाईली एफिशिएंट साइकिल एट हाई कंडेंसिंग टेम्परेचर, बट दैट इज़ नॉट दैट मच हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। आप हाँ, बाकी रेफ्रिजरेंट के लिहाज से ये ज़्यादा है, बट इफ़ यू कंपेयर इट विद वाटर एट पर से, सो वाटर का जो आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज़ रिलेटिवली हायर फ्रॉम दैट। उसके बाद जो है इसकी स्मेल भी है, जिसकी वजह से जो है ये डिटेक्ट किया जा सकता है लीकेज वगैरह, और इसको फिक्स किया जा सकता है कि बिफोर इट रीचेज द डेंजरस कंसनट्रेशन। प्राइस इसकी रिलेटिवली लो है। कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, लाजमी बात है, टॉक्सिक है, ये फ्लेमेबल है, अगर 16 to 28% आपके पास कंसनट्रेशन हो जाती है, कॉपर के साथ कंपेटेबल नहीं है, ये कॉपर के साथ नहीं यूज़ हो सकता। डिस्चार्ज पे जो है कह लें कि जो टेम्परेचर ऑन द डिस्चार्ज साइड ऑफ कंप्रेसर इज़ हायर कंपेयर टू एट द रेफ्रिजरेंट, सो ये हमें थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद वाटर की बात करते हैं तो जी ज़ीरो ODP, ज़ीरो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, वाटर इज़ यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट इन एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ठीक है। जिस तरह लिथियम ब्रोमाइड के केस में हमारा लिथियम ब्रोमाइड जो है वो एब्जॉर्बेंट यूज़ हो रहा होता है, और जो प्राइमरी जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारे पास वाटर होता है उसमें। जो डेवलपिंग हमारे पास कैलेंट टेक्नोलॉजी है दैट हैज़ क्रिएटेड स्पेस फॉर इट्स यूज इन कंप्रेशन साइकिल्स एज वेल, but higher than normal working pressure in the system can be a factor in restricted use of water as refrigerant। so लाजमी बात है कुछ प्रेशर की वजह से लिमिटेशंस हैं। उसके बाद ये आप एक स्लाइड देख रहे हो जिसमें हमारे पास जितने इको फ्रेंडली हमारे पास रेफ्रिजरेंट्स हैं उनकी डिटेल दी गई है कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन में अभी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, हम पॉसिबली कौन से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड में देख रहे हो अमोनिया लाजमी बात है हमारे पास वेपर एब्जॉर्प्शन में यूज़ हो रहा है। सो देयर इज़ हम जो है डिफरेंट केसेस में यूज़ कर सकते हैं। R134A जो है मोबाइल एयर कंडीशनर यानी कि जो कार्स में हमारे पास यूज़ हो रहा है उसके अंदर अभी यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन में लाजमी बात है अभी R134A 404 हो रहा है, बट लाजमी बात है हमें स्पेशल वेजल्स बनाने पड़ेंगे अगर लेट से हमने कोरोना की वैक्सीन मूव करानी है, ठीक है, क्योंकि -80 -90 का टेम्परेचर हमें चाहिए होगा। इसी तरह अगर हम सर्वे की बात करें और ये डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स आप देख रहे हो कि इनकी एटमॉस्फेयर में कितने ईयर्स तक एटमॉस्फेरिक लाइफ का मतलब कितने साल तक बेसिकली ये एटमॉस्फेयर में मौजूद रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे। ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल क्या है इसका, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है इसका, तमाम चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद ये डिफरेंट कह लें कि अल्टरनेटिव्स हैं। मसलन अगर आप देखो तो जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, ठीक है, वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का कह लें वेरी पुअर है, ठीक है, यानी कि बहुत हाई है इनका, ठीक है। और इसी तरह जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका जो है कह लें कि अच्छा है। अमोनिया का बहुत अच्छा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब है बहुत लो है, बहुत कम है, यानी कि विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। इसी तरह देखो जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं वो ये यहाँ वेरी पुअर में आपको फ्लेमेबिलिटी में आपको मिल रहा है, यानी कि हाइड्रोकार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी इग्नाइट कर सकते हैं। इसी तरह अमोनिया भी इग्नाइट कर सकता है। उसके बाद अवेलेबिलिटी देखो तो जो हमारे लोअर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो हमारे पास फ्लोरोकार्बन्स हैं यहाँ पे वो आप देख रहे हो कि वो इजीली अवेलेबल नहीं है, फेमिलियरिटी उनकी नहीं है, यानी कि जो हमारे पास बाकी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। CO2 जो है उसका अभी हमें चेक करना है क्योंकि उसकी हमने बात की ना कि लिमिटेशन है 80 बार की, सो इस वजह से
सो ये डिफरेंट जी कंपैरिजन है। उसके बाद अगर हम कंक्लूड करें सारी को, और हम ये बात कर सकते हैं कि जी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को हमने रिप्लेस कर दिया है काफ़ी हद तक। ड्यू टू देयर हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आर नॉट गुड रिप्लेसमेंट सोल्यूशन। तो हमें नेचुरल सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा जिसमें अमोनिया है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और सिस्टम्स को टोटल एनर्जी जो हमारे पास TWI फैक्टर था, ठीक है, उसको हमें लो रखने की ज़रूरत है। उसके बाद जो है एफिशिएंसी जो है अमोनिया के केस में बेहतर, और पावर कंजम्पशन जो है वो बहुत अच्छी है जब हम हाइड्रोकार्बन यूज़ करें एज ए रेफ्रिजरेंट। इसी तरह डिफरेंट रेफ्रिजरेंट के कलर कोड्स भी हैं। मसलन आपके पास अगर आपका सिलेंडर जो है, मसलन अगर 134A है आपके पास, तो वो लाइट से ग्रीन कलर का होना चाहिए। वेयर इज़ 134A, ये 124 है। हाँ, R410A का अलबत्ता देख लें आप, ठीक है, लाइट पिंक से कलर में आता है, सॉरी ये हल्का सा लाइट ग्रीन सा, ये ब्लूइश सा आपको ये कलर आ रहा है, बेसिकली इस कलर में ये रेफ्रिजरेटर ये होता है। सो डिफरेंट कलर कोड्स हैं जिनको आप रिकग्नाइज कर सकते हो कि इसके अंदर कौन सा रेफ्रिजरेंट मौजूद है। सो ये जो है डिफरेंट हमारे पास कह लें कि कलर कोड आपको यहाँ भी मेंशन है, ठीक है। सो R134 है, दैट इज़ लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू है, ठीक है। सो इनके केमिकल नेम और इनके ये गिवन है। सो यहाँ हमारा ये टॉपिक आज का ये ख़त्म होता है। उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ से सीखी होंगी। अगर कोई भी क्वेरी होती है जस्ट लेट मी नो, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।